नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। यह हमला कब और कहां से किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ईरान में BLA आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर यह हमले किए गए। पाकिस्तान दावा करता है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह सक्रिय है, जो कि पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ईरान या पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है। वहीं ईरान ऐसे दावों का हमेशा से खंडन करता आया है। दरअसल उत्तर में बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान तथा पश्चिम में ईरान से सटी हुई है। बलूचिस्तान हमेशा से ही खनिज संसाधनों से संपन्न प्रांत रहा है। बलूच हमेशा पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग करते रहा है और अपने इलाके से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने का विरोध करता है। पहले यहां पाकिस्तान खनिज संसाधनों का दोहन करता था और बाद में उसने चीन को इसकी अनुमति दे दी। तब से बलूच नागरिकों का विरोध और बढ़ गया और विरोध के चलते BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तानी सैन्य बलों और चीनी सैनिकों को निशाना बनाते रहे हैं। I would not like to openly state which countries we are working in, but we are working with them on developing tools as well as looking at fundamental research in improving the algorithms which go into making the AI tools. Thank you. ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। बता दें आपको कि यह हमला कब और कहां किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है। बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ईरान में BLA आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान दावा करता है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जो कि पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ईरान या पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है। वहीं ईरान ऐसे दावों का हमेशा से खंडन करता आया है। तो ये आरोप हमेशा से लगते रहे हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमेशा हमले करते रहते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर मदद करता है। वहीं ईरान ऐसे दावों का हमेशा खंडन करता आया है। दरअसल उत्तर में बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और पश्चिमी में अगर देखा जाए तो पश्चिम में ईरान से सटी हुई है। बलूचिस्तान हमेशा से ही खनिज संसाधनों से संपन्न प्रांत रहा है। बलूच हमेशा पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करते रहे हैं और अपने इलाके से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने का विरोध करते हैं। पहले यहां पाकिस्तान खनिज संसाधनों का दोहन करता था और बाद में उसे चीन को इसकी अनुमति दे दी गई थी। तब से बलूच नागरिकों का विरोध और ज्यादा बढ़ गया था। इसी विरोध के चलते BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तानी सैन्य बलों और चीनी सैनिकों को निशाना बनाते रहे।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल शिवधन सिंह जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, और इस स्ट्राइक या इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि अब पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी, और अब भारत के साथ नहीं बल्कि ये मसला पाकिस्तान और ईरान का है। ये एयर स्ट्राइक करना, ये दिक्कतें क्रिएट करना, और ये इस तरह से एक दूसरे को मारने वाला जो मामला चल रहा है, इसे किस तरह से सर आप देखते हैं, कैसे आंकते हैं? देखिए, ये जो आतंकवाद की जो कल्चर है, ये आतंकवाद की कल्चर केवल और केवल पाकिस्तान ने शुरू की है। इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिणी एशिया में जो इस क्षेत्र को बर्बाद किया है वो पाकिस्तान का क्रिएशन है। अफगानिस्तान में जब रूसी सेना आ गई थी तो अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान के अंदर पूरे युवाओं को आतंकवादी बनाया मदरसों के द्वारा, और उन युवाओं को अफगानिस्तान में भेजा रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए। और रूसी सेना के लड़ने का युद्ध समाप्त होने के बाद ये युवा पाकिस्तान में आए और उन्होंने आतंकवाद को एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का जरिया हुआ आतंकवाद। तो इस प्रकार से आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चला रखी है पाकिस्तान ने, इन फैक्ट्रियों का एक्सपोर्ट नेबरिंग कंट्रीज में होता है। जैसे इंडिया के अंदर पूरा एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने कश्मीर में किया है और पंजाब में किया था पहले, अभी भी पंजाब में करता रहता है। तो इस और के साथ साथ जो दूसरा नेबरिंग कंट्री है ईरान है, ईरान में भी पाकिस्तान ने यही हरकतें शुरू कर दी। तो जिसके कारण ईरान को ये कदम उठाना पड़ा, और जो बलूचिस्तान का जो नाम ले रहे हैं, बलूचिस्तान को राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जो ये पंजाबी गवर्नमेंट बनती है पाकिस्तान में, उसने एक्सप्लॉइट किया है इसको पूरे टाइम। और इसके आपको याद होगा, इनके नेता को इन्होंने मारा था पहले, जो अपना कहीं जान बचाने के लिए किसी पहाड़ी गुफा में जा चुके थे, वहां जाकर इनको मारा, और इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। इनमें काफी इनके लोगों को सरेआम वहां पर मारा गया है। तो बलूचिस्तान के साथ साथ इतना अन्याय हुआ है कि चीन को भी जो गवादर बंदरगाह है वही बलूचिस्तान के अंदर ही बनाया हुआ है, जिसके कारण वहां की जो पूरी जो बलूच के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन चीन भी कर रहा है, उधर पाकिस्तान की सरकार तो करती थी पहले। इसलिए बलूच के लोगों में विद्रोह है और काफी आक्रोश है, और उसका फायदा उठा के ये पूरे टाइम जो नेबरिंग कंट्रीज के लोग की हैं, वो यही कहते हैं कि इनके जो बलूच के जो टेररिस्ट हैं वो हम हमारे कंट्री में डिस्टर्बेंस बचा रहे हैं। इसलिए पूरी जो बात हुई है, जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ है, स्ट्राइक हुई है ईरान की, उसका पूरा का पूरा ब्लेम खुद पाकिस्तान पर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेंड टेररिस्ट नेबरिंग कंट्रीज में जाकर के वहां पर आतंक फैला रहे थे और वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए यदि पाकिस्तान चाहता है कि उसके इस तरह की हरकतें आगे ना हो, तो उसे अपनी कंट्री के अंदर ये आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा और वहां के कल्चर को एक प्रोग्रेसिव कंट्री कल्चर की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, क्या वाकई अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी ही उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है पाकिस्तान को, और अक्सर देखा गया कि जो पाकिस्तान है आतंकवादियों को बचाने की कोशिशें करता रहता है। ये भी कहा गया था कि ओसामा बिन लादेन देखिए हमारे पास नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है तो एबटाबाद में मिले, भले ही अमेरिका ने ऑपरेशन करके मार गिराया हो, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि जो आतंकवाद है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिशें किस तरह से की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके साथ साथ देखा गया है कि अभी भी कई कोशिशें यहाँ पर की गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या लगता है आपको कि जो अभी फिलहाल जो स्थिति है पाकिस्तान की, वो चौतरफा घिरने वाली है? देखिए नेहा जी, पहले मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहला ये कि ये जो पूरा मामला है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का है। हाँ। और कोई ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में अगर इस्तेमाल करने की उसकी अगर नीति है,
तो उन राष्ट्रों का यही हश्र होगा जो कि इन दोनों राष्ट्रों का हो रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। आपने स्वयं कहा ओसामा बिन लादेन वहीं पाया गया था। यूएन डेजिग्नेटेड जितने भी टेररिस्ट हैं उसमें आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। तो पाकिस्तान का तो एक जो रुख है वो हम जानते ही हैं। लेकिन जहां तक ईरान की बात है तो ईरान भी आतंकवादियों को सपोर्ट करने का कार्य करता रहा है। वो भी आतंकवादियों के माध्यम से, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनके माध्यमों से वो अपने रीजनल एम्बिशन को हासिल करने की कोशिश करता है। और जब अब और आप देखिए तो अगर जो राष्ट्र आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं राष्ट्रों के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी ये जो स्ट्राइक पाकिस्तान में ईरान ने कंडक्ट की है, ये तो जैसे अदल के खिलाफ की है और जैसे अदल ने ईरान में ये स्ट्राइक कुछ आतंकवादी घटनाएं की थी। साथ ही साथ ईरान के द्वारा सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की गई है। और इस्लामिक स्टेट ने अभी आप जानते हैं कि दक्षिणी ईरान के करमन शहर में कासिम सुलेमानी की हत्या की एनिवर्सरी के दौरान एक सुसाइड बॉम्बिंग की थी, जिसमें कि करीब 100 के लगभग के लोग वहां पे मारे गए थे, हताहत हुए थे। तो ये ईरान भी आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन आतंकवाद का जो दंश है वो ईरान भी झेल रहा है। लेकिन इस जहां तक इस तरह की जो स्ट्राइक है, इसके पीछे दो कारण मैं देखता हूं। पहला तो ये कि ईरान ने ये जो स्ट्राइक कंडक्ट की है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो कुर्दिस्तान में हो इराक के, इस तरह की कार्रवाई को करके ईरान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यदि कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो कोई आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट हो या जैसे अदल हो, तो उनको इनके खिलाफ ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, ईरान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में ईरान इस बात की कोशिश कर सकता है, साजिश रच सकता है कि किस तरीके से इजराइल का जो हमास के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जाए, वहां से अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, अमेरिका को अन्य फ्रंट से एंगेज कर लिया जाए। और पूरे जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान का जो समर्थित हूती है वो रेड सी में अटैक कर रहा है हमास के समर्थन में। हिजबुल्लाह जो है नॉर्दर्न इजराइल के पास के इलाकों में अटैक कर रहा है, वो भी हमास के समर्थन में ही कर रहा है, लेकिन उनको उसमें डिस्ट्रैक्शन में सफलता नहीं मिली। तो ऐसा लगता है कि इस बात की भी साजिश हो सकती है, इस तरह की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ईरान इस तरीके के साइमल्टेनियस 3 देशों में हमले को करके वो अटेंशन जो है इजराइल का जो हमास के विरुद्ध जो निर्णायक स्थिति में युद्ध है उससे डाइवर्ट करने की भी साजिश हो सकती है। तो ये जो पूरा विषय है, ये जाहिर है कि इसके अंदर जो अनेक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हैं और ये बड़ी गहरी साजिश का परिणाम हो सकता है। ईरान ने यही समय क्यों चुना इस तरह के हमलों को करने में, और जाहिर है कि इसके पीछे ये भी जैसा कि मैंने कहा मंशा हो सकती है कि जो इजराइल और अरब के बीच, इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध चल रहा है उससे जो अटेंशन इजराइल का डाइवर्ट किया जाए, इजराइल को आइसोलेट किया जाए, इजराइल को उसके मंसूबों में सफलता न मिलने दी जाए, इस तरीके की भी साजिश हो सकती है। तो ये पूरा जो विषय है बेहद कॉम्प्लिकेटेड है निसंदेह, और इसके ऊपर बहुत ही बारीक तरीके से नजर रखने की आवश्यकता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने आप देखिए तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कल कहा कि ये जो मामला है, ये जो पाकिस्तान के संदर्भ में जो हमले की बात है, तो ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है। लेकिन जहां तक भारत का आतंकवाद के प्रति अप्रोच की बात है तो वी बिलीव इन जीरो टॉलरेंस अप्रोच। हमारी जो नीति है वो भारत हमेशा से ही आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है संजीव जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर इससे पहले आपने अभी हाल ही में कई युद्ध देखे और कई स्ट्राइक देखी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये जो हाल ही में जो कई मामले सामने आए हैं, चाहे हमास का मामला ले लीजिए, यूक्रेन और रूस का मामला ले लीजिए, ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये तो साफ तौर पे ये बताते हैं कि जो छोटे देश हैं वो अपने आप को क्या दबा कुचला महसूस करेंगे कि कभी भी कोई भी बड़ा देश उन पे अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, और ऐसे में ये दिक्कतें कभी भी उनके साथ हो सकती है। तो ये दिक्कतें क्या लग रहा है कि कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गई है, इसके पीछे की वजह क्या है संजीव जी? देखिए, आतंकवादी साजिशें लगातार चल रही हैं। आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान जैसा राष्ट्र तो करता ही रहा है, ईरान भी आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। ईरान के जो जनरल कासिम सुलेमानी थे
जिनको कि अमेरिका ने 2020 में इराक में मार गिराया था, वो इराक की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कुछ फोर्सेस के वो प्रमुख थे। और ये जो IRGC की जो कुछ फोर्स है, वो ईरान के द्वारा समर्थित जो भी आतंकी संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूती हो, या इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो छोटे बड़े अन्य आतंकवादी संगठन हो, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। अगर आप देखिए तो हमास ने अगर 7 अक्टूबर को इतना बड़ा आतंकी हमला अगर इजराइल पर किया है, तो वो लार्जली इरानियन बैक था। हिजबुल्लाह को तो ईरान ने ही खड़ा किया, 1982 में बकायदा उसे ट्रेन किया ईरानियन जो ट्रेनर्स ने। और हूती को भी, जो उनके पास यदि हूती इतने बड़े हमले रेड सी में कर पा रहा है, तो वो सारे जो आर्सेनल्स हैं वो ईरान के द्वारा उसको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ईरान भी आतंकवाद का इस्तेमाल लगातार आतंकवादी अपने मंसूबों को, रीजनल एम्बिशंस को हासिल करने में करता रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका कासिम सुलेमानी को एक आतंकवादी के तौर पर ट्रीट करते हुए उन्हें 2020 में मार गिराया गया था। तो ये जो आतंकवाद का जो की साजिशें हैं, वो आज भी लगातार जारी है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, जैसे कि आपके शो में मैंने पहले भी कहा है, आपकी आतंकवादियों का जो लक्ष्य है वो मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल को आइसोलेट करने का। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में एक जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, इजराइल के रीजनल इंटीग्रेशन को कराने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो संबंधों को ज्यूज और मुस्लिम के बीच में सामान्य करने की प्रक्रिया अब्राहम एकॉर्ड 2020 में जो साइन की गई थी उसके बाद में चल रही थी, उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इजराइल का जो है अरब राष्ट्रों के साथ संबंध बेहतर हो। और ईरान तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी आप देखिए तो UAE ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो जो ईरान है, जो शिया राष्ट्र है, वो और ज्यादा सशंकित इस बात से हुआ कि यदि सुन्नी मुस्लिम्स और इजराइल के बीच के संबंध बहुत अच्छे हो गए, तो फिर शिया ईरान का क्या होगा। तो ईरान कि ये जो साजिश थी कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को तोड़ा जाए, ये साजिश मैं कहूंगा आज भी जारी है। क्योंकि इजराइल जो है हमास के खिलाफ बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। हमास का खात्मा होने वाला है, हमास का शासन खत्म होने वाला है गाजा से। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो हूती के हमले शुरू हो गए, जो कि ईरानियन बैक्ड है। हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, जो कि ईरानियन बैक्ड है। लेकिन उसका भी कोई जब असर नहीं पड़ा, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि ईरान ने स्वयं इस तरह की कार्रवाई 3 राष्ट्रों के अंदर करके, साइमल्टेनियस ईरान, सीरिया, पाकिस्तान में अटैक करके, वो पूरे इजराइल के हमास के विरुद्ध युद्ध में वो बाधा डालने की, उसे डाइवर्ट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी साजिश का हिस्सा होती है। ठीक है कर्नल साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। इसका सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये जो चीज़ें हैं और आगे बढ़ती है, ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आगे और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा जो मामला बिगड़ जाता है, तो मजबूती यहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं? और क्या पाकिस्तान चीन के आधार पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि चीन कभी भी सामने से युद्ध नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के, खाली गोला बारूद या इस तरह की हेल्प करेगा। मगर पाकिस्तान की सेना को ईरान की सेना का खुद ही मुकाबला करना पड़ेगा। और जैसा कि दोनों देश एटॉमिक पावर कंट्री हैं, और तो दोनों के देशों में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि कल को इनके बीच में युद्ध छिड़ता है, कौन सा भी पार्टी यदि कमजोर पड़ती है, तो हो सकता है एटॉमिक बम का भी इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए जो यदि इनके अंदर संघर्ष शुरू होता है, तो ये संघर्ष ऐसा नहीं है जैसे मिडिल ईस्ट में हुआ है, जैसे हमास और उसका इजराइल का हुआ है। क्योंकि हमास इज टोटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके साथ लड़ाई हो गई और कच्चा है। मगर ये दोनों प्रॉपर आर्मीज हैं, जो ईरान की भी आर्मी है, बड़ी आर्मी है, और उधर इजराइल की भी पाकिस्तान की भी आर्मी, वेल प्रिपेयर्ड आर्मी है। तो इनमें जो यदि संघर्ष हुआ तो बहुत भयानक होगा और बहुत विनाशकारी होगा, जिससे इसकी वजह से पूरे विश्व पर इस युद्ध का असर पड़ेगा। क्योंकि ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसका असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा और सैन्य व्यवस्था पर भी इसका बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि इस मसले को यही सुलझाया जाए और आतंकवाद की जो ये पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान उनको बंद करे और इन आतंकवादी कैंपों को डिसमेंटल करे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे ईरान ने पहले स्ट्राइक की और ऐसे में एयर स्ट्राइक का जवाब अब पाकिस्तान ने दिया है, इस बात की पुष्टि भी हो गई है। लेकिन इसका आगे का रास्ता क्या होगा और क्या ये एयर स्ट्राइक आगे युद्ध में बदलेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।